हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th का यूनिट 1 सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे और वह सॉल्यूशन यूनिट नंबर 1 है क्लास 12th के लिए। क्लास 12th के व्यू से देखोगे तो यह यूनिट 12 मार्क्स का, क्लास 12th के लिए देखोगे तो यह चैप्टर जो है वो हम लोग का 7th मार्क्स का वेटेज दिया गया है। लेकिन अगर इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए देखोगे तो चैप्टर बेहद ही इम्पोर्टेंट है, लंबा यूनिट है। धीरे धीरे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और सबसे पहले इसके थ्योरेटिकल क्लास को देखेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी एनसीईआरटी और एनएन सिन्हा में नॉमरिकल है, ये सारे नॉमरिकल को एक एक करके सॉल्व करेंगे। जब हम लोग थ्योरेटिकल क्लास करेंगे तो थ्योरेटिकल क्लास के साथ साथ उससे जो भी नॉमरिकल बन पाएगा उसको बनाते हुए जाएंगे हम लोग। तो देखते हैं और स्टार्ट करते हैं आज इंट्रोडक्शन क्लास सॉल्यूशन का, जिसमें हम लोग बात करेंगे व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होता क्या है। तो स्टूडेंट, सॉल्यूशन को सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं, जितने भी बात को बोलें। लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर इस चैनल पे आप नए होंगे बियॉन्ड्स प्राइवेट लिमिटेड पे, तो आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन को सबसे पहले डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन कैसे करेंगे, तो लिखेंगे कि द होमोजीनियस combination of two or more non-reacting substances whose composition can be changed within a certain limit is called solution। समझेंगे क्या लिखें। द होमोजीनियस, इसमें 2-3 वर्ड है, देखेंगे आप लोग। जैसे होमोजीनियस हो गया एक नया वर्ड, एक नॉन रिएक्टिंग जो हो गया है, और यह विदिन अ सर्टेन लिमिट। अगर ये 3 बातों को हम लोग समझ जाएंगे तो सॉल्यूशन को डिफाइन करने सीख जाएंगे। तो ये होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा, यूनिफॉर्म। तो लिखे हैं कि द होमोजीनियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर non-reacting substances whose composition can be changed within a certain limit is called its solution। मतलब कि जब 2 या 2 से अधिक सबस्टांस को हम लोग आपस में मिलाएंगे, रिएक्ट करवाएंगे, तो रिएक्शन नहीं करना चाहिए। जो एक नया सबस्टांस मिलेगा वो नया सबस्टांस आपका रिएक्शन नहीं करना चाहिए। मतलब द होमोजीनियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर, मतलब 2 या 2 से अधिक नॉन रिएक्टिंग सबस्टांसेस को, 2 से अधिक पदार्थ को या 2 को आपस में मिलाएंगे, कंबाइन करेंगे, और इस प्रकार से कंबाइन करना है कि वह रिएक्शन ना करे। जब दोनों सबस्टांस आपस में मिलेंगे तो मिलने के बाद जो नया सबस्टांस मिलेगा हमको, एक सिंगल लाइक सबस्टांस मिलना चाहिए, और वह सबस्टांस रिएक्शन नहीं करना चाहिए, नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए। समझ गए। आगे जो बात लिखा हुआ है ना कि हुज, जिसका कंपोजिशन कैन बी चेंज्ड विदिन अ सर्टेन लिमिट, मतलब जिसका कंपोजिशन को, मतलब क्वांटिटी को आप घटा बढ़ा सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, बट एक सर्टेन लिमिट तक, एक निश्चित सीमाएं तक, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। एक बार फिर से समझेंगे कि 2 या 2 से अधिक सबस्टांस को आपस में मिलाएंगे, और मिलाने के बाद एक होमोजीनियस कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए हम लोग को, जो रिएक्शन ना करे। उस तरह के सबस्टांस को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, जिसका कंपोजिशन को घटा बढ़ा सकते हैं हम लोग। जैसे एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। एग्जाम्पल क्या है,
तो एग्जाम्पल से जब हम लोग समझेंगे तो क्या ले लेंगे, जैसे ग्लूकोज C6H12O6 को यदि आप वाटर के साथ मिलाते हैं, वाटर, तब जो इधर मिलता है हम लोग का वह ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनता है, C6H12O6 एक्वस मिल जाता है। समझ गए। और लेते हैं हम लोग, जैसे आप ले लेते हैं यूरिया को NH2CONH2, इसको भी यदि आप वाटर के साथ मिलाओगे, ये सॉलिड ये लिक्विड जब इधर मिलेगा आपका तो वही यूरिया सी कितना है NH2 सॉरी थोड़ा NH2CONH2 एक लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। कहने का मतलब क्या कि सॉल्यूशन रिएक्शन नहीं करना चाहिए, रिएक्शन नहीं कर रहा, आप इधर से 1 मोल ग्लूकोज का ले रहे हैं, 1 मोल वाटर को ले रहे हैं, तो आपको 1 ही मोल इधर मिल रहा है, इसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन। इस प्रकार से आप बोल रहे हैं नॉन रिएक्टिंग, जैसे इसी में हम लोग क्या करेंगे, नॉन रिएक्टिंग का जो बात की है, नॉन रिएक्टिंग कहने का मतलब क्या कि अगर आप CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को आप वाटर के साथ मिलाते हैं, H2O के साथ मिलाते हैं, या कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में होता है, H2O या लिक्विड फॉर्म में होता है, अभी इसका भी अगर आप सॉल्यूशन बनाओगे तो सॉल्यूशन तो बनेगा, क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 जो गैस है, तो ये गैस के रूप में तो बाहर निकल जा रहा है ना। तो गैस के बाहर मतलब जितना कंपोजिशन को हम मिलाएं उतना कंपोजिशन हमको सॉल्यूशन में नहीं मिला, मतलब रिएक्शन कर गया, कुछ CO2 गैस मॉलिक्यूल से बाहर निकल रहा है, तो इसको हम लोग सॉल्यूशन नहीं कहेंगे, इसको एक हम लोग मिक्सचर कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। समझ गए। सॉल्यूशन जब आप 2 कंपोजिशन को आपस में मिलाते हैं या 2 से अधिक कंपोजिशन को आप मिलाते हैं, तो मिलाने के बाद वह सबस्टांस रिएक्शन नहीं करना चाहिए, तो उस तरह के सबस्टांसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, और जिसका कंपोजिशन को हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं। घटाने बढ़ाने का मतलब क्या कि उसके क्वांटिटी को कम ज्यादा कर सकते हैं, और जब हम लोग क्वांटिटी को कम ज्यादा करेंगे इसका मतलब ये नहीं कि 1 लीटर पानी है, 1 लीटर हम लोग पानी लिए तो 1 लीटर पानी में हम लोग 2 kg नमक को घोल देंगे, ऐसा नहीं, एक सीमा होना चाहिए, एक सर्टेन लिमिट होना चाहिए, वही एक वर्ड आया था सर्टेन लिमिट। समझ गए सॉल्यूशन को। लेकिन ये जो सबस्टांस वर्ड आ रहा है बार बार, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में इसको हम लोग सबस्टांस नहीं कहते हैं, कंपोनेंट कहते हैं। समझ गए। तो क्या करेंगे आगे हम लोग कि द सबस्टांस मेकिंग अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंपोनेंट्स, कि सॉल्यूशन को जो सबस्टांस बना रहा है उस सबस्टांस को हम लोग सॉल्यूशन के कंपोनेंट कहेंगे। तो सॉल्यूशन कंटेन 2 कंपोनेंट्स विच तो कंपोनेंट हम लोग पहला बोलेंगे सॉल्यूट कंपोनेंट है और दूसरा बोलेंगे सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मींस कि सॉल्यूशन जो बनता है ना जिस सबस्टांस से मिलकर के, उसी सबस्टांस को केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम लोग कंपोनेंट कहते हैं। और सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट को कंटेन करता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है? तो सॉल्यूट जिसको घोला जाता है उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं, जिसमें घोला जाता है उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। इसका मतलब कि जब आप सॉल्यूट, ध्यान देंगे, जब आप सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिलाते हैं तब आपका सॉल्यूशन का निर्माण होता है। समझ गए कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने से किसका निर्माण होगा, सॉल्यूशन का निर्माण होगा। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्यूशन में जिसका मात्रा कम रहेगा उसको सॉल्यूट बोलते हैं, जिसका मात्रा ज्यादा रहेगा उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। तो सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट से मिलकर के बना, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जिस प्रकार से खाना बनाने के लिए पानी और चावल का जरूरत पड़ता है, उसी प्रकार से सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का जरूरत पड़ता है।
स्टूडेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग एक चैप्टर पढ़े थे हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। तो जब हेलो अल्केन हम लोग पढ़ रहे थे तो हेलो अल्केन को बनाने के लिए जिस प्रकार से अल्केन और हाइड्रोजन एटम का जरूरत पड़ता था, तो उसी प्रकार से सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जरूरत पड़ता है। जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाओगे तो सॉल्यूशन का निर्माण होगा। सॉल्यूट क्या होगा कि जिसको घोला जाता है उसको हम लोग सॉल्यूट बोलेंगे, और जिसमें घोला जाता है उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल क्या होगा आप लोग का, अच्छा एक ये भी बात को याद रखिएगा, जिसका मात्रा कम रहेगा उसको सॉल्यूट बोलते हैं, जिसका मात्रा ज्यादा रहेगा उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे आप NaCl नमक का नाम सुने हैं, NaCl सॉलिड के फॉर्म में है, वाटर H2O लिक्विड के फॉर्म में है। तो जब आप इस दोनों को मिलाओगे तो इधर जो हम लोग का मिलता है ना, वो मिलता है क्या, Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। एक्वस का मतलब क्या हुआ कि पानी इसको घेर लिया है, समझ गए। इस तरह से आप लोग सॉलिड में भी ले सकते हैं, जैसे कॉपर सॉलिड के फॉर्म में है प्लस जिंक Zn ये भी सॉलिड के फॉर्म में है, इधर जाके बनता है ब्रास, ये भी सॉलिड के फॉर्म में है। तो बहुत कोई टीचर बताते हैं ना कि सॉल्वेंट लिक्विड के फॉर्म में रहेगा, सॉल्यूट सॉलिड के फॉर्म में रहेगा, ये गलत बात है। वो सॉलिड सॉलिड के फॉर्म में भी रह सकता है, लिक्विड लिक्विड के फॉर्म में भी रह सकता है। ऐसा नहीं कि केवल एक सॉल्यूट रहेगा तो सॉलिड के फॉर्म में रहेगा और सॉल्वेंट रहेगा तो लिक्विड के फॉर्म में रहेगा, ऐसा नहीं। ये दोनों सॉल्यूट के फॉर्म में भी रह सकते हैं, लिक्विड के फॉर्म में भी रह सकते हैं, या तो सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों के फॉर्म में रहेंगे, मतलब सॉलिड लिक्विड दोनों के फॉर्म में रहेंगे। जैसे कॉपर भी सॉलिड, जिंक भी सॉलिड, मिल करके ब्रास बनता है। कॉपर का मात्रा रहता है 80%, 20% आपका जिंक रहता है, और दोनों मिल करके ब्रास बनता है जो 100% है, जिसको हम लोग पीतल के नाम से जानते हैं। समझ गए बात को। यह हुआ सॉल्यूशन का डिटेल एक्सप्लेनेशन। और एक बार फिर से सॉल्यूशन को हम लोग समराइज कर देते हैं। सॉल्यूशन दो या दो से अधिक सबस्टांसेस से मिलकर के बनता है, जिसके कंपोजिशन को हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं एक सर्टेन लिमिट तक, और वह रिएक्शन नहीं करना चाहिए, उसी को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन में जो सबस्टांसेस वर्ड का हम लोग यूज करते हैं, उस सब्सटेंस को हम लोग सॉल्यूशन के टर्म में कंपोनेंट के नाम से जानते हैं। और वह कंपोनेंट दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं सॉल्यूट, दूसरे को बोलते हैं सॉल्वेंट। सॉल्यूट जिसका मात्रा कम रहेगा, सॉल्वेंट जिसका मात्रा ज्यादा रहेगा। सॉल्यूट घोलेगा उसमें जाकर के, और सॉल्वेंट जिसमें घोला जाएगा, जब दोनों मिलेगा तो सॉल्यूशन का निर्माण होगा। चलिए, अब इस प्रकार से हम लोग काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन का देखें। अब सॉल्यूशन को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब इसके क्लासिफिकेशन, सॉल्यूशन के क्लासिफिकेशन को हम लोग देखेंगे। तो हेडिंग बनाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के क्लासिफिकेशन को देखेंगे कि सॉल्यूशन को हम लोग कितने तरीका से क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस वेज। सॉल्यूशन को हम लोग बहुत तरीका से क्लासिफाइड कर सकते हैं, बट आज के क्लास में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो पहला क्लासिफिकेशन करेंगे, जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ, देखिएगा थोड़ा सा इसको, आज के क्लास में देखिए क्या बोल रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन का काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने के बाद अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस वेज। सॉल्यूशन को हम लोग बहुत तरीका से क्लासिफाइड कर सकते हैं, बहुत तरीका से, वेरियस वेज तरीका से कर सकते हैं, जिसमें एक तरीका है आपका ऑन द, पहला कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट के नंबर के आधार पे सॉल्यूशन को हम लोग क्लासिफाइड करेंगे। क्या लिखेंगे कि ऑन दिस बेसिस, ऑन दिस बेसिस सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड, कैन बी क्लासिफाइड, क्लासिफाइड into 3 वेज,
तीन तरीका से क्लासिफाइड करते हैं। नंबर 1 बाइनरी सॉल्यूशन, नंबर 2 टर्नरी सॉल्यूशन, नंबर 3 क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। इसके आधार पे ध्यान देंगे, सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन हम लोग देख रहे हैं और कंपोनेंट के आधार पे सॉल्यूशन को तीन तरीका से क्लासिफाइड किया गया है। पहला को हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन एंड क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। पहला हेडिंग हम लोग देंगे कि अब बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, इस बाइनरी सॉल्यूशन को हम लोग देखेंगे। यह बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है। बाइनरी का मतलब होता है दो, मतलब उस प्रकार का सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट को मिलाया गया है, वैसे सॉल्यूशन को हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। द सॉल्यूशन विच कंटेनिंग ओनली टू कंपोनेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। मतलब उस प्रकार का सॉल्यूशन जो कंटेन करता हो दो ही कंपोनेंट को, दैट सॉल्यूशन आर कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। उसी सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। क्या लिखेंगे कि द सॉल्यूशन which containing two component, वही जो सबस्टांस वाला वर्ड आ रहा था वहां हम लोग अब कंपोनेंट का यूज करते हैं। द सॉल्यूशन विच कंटेनिंग टू कंपोनेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। एग्जाम्पल से देखेंगे, थोड़ा सा एग्जाम्पल से क्या देखेंगे कि उस प्रकार के सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट को मिलाया गया हो उसको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। जैसे इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, एक हो गया आपका इथाइल अल्कोहल और दूसरा हो गया तुम्हारा वाटर। दो कंपोनेंट मिला हुआ है, इथाइल अल्कोहल एंड वाटर। तो उस प्रकार के सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट को मिलाया गया है, इथाइल अल्कोहल और वाटर को, यह बाइनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। और है C6H12O6 प्लस वाटर, ग्लूकोज प्लस वाटर को हम लोग मिलाएंगे। इसी प्रकार से NaCl प्लस वाटर को हम लोग मिलाएंगे। इस प्रकार से हम लोग और क्या देखेंगे, जैसे कॉपर सॉलिड के फॉर्म में है, ये 80% रहता है, और जिंक भी सॉलिड के फॉर्म में है, 20% रहता है। इससे भी ब्रास बनता है, ये भी तो दो ही कंपोनेंट है, कॉपर एंड जिंक। इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। अंडरस्टैंड, बाइनरी सॉल्यूशन उस प्रकार के सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट को मिलाया गया हो, उसे वैसे सॉल्यूशन को हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से हम लोग क्वार्टरनरी सॉल्यूशन और टर्नरी सॉल्यूशन जो हम लोग का बच गया, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हम लोग क्या देखें, सॉल्यूशन के डिटेल एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन के क्लासिफिकेशन, कि सॉल्यूशन को कितने तरह से क्लासिफाइड किया जाता है, जिसमें एक क्लासिफिकेशन हम लोग आज के क्लास में देखें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। और नंबर ऑफ कंपोनेंट के आधार पे सॉल्यूशन को तीन तरह से क्लासिफाइड किया गया, क्वार्टरनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन एंड क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। फिर से बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन एंड क्वार्टरनरी सॉल्यूशन, ये तीन तरह से सॉल्यूशन को क्लासिफाइड किया गया नंबर ऑफ कंपोनेंट के आधार पे, जिसमें हम लोग आज बाइनरी सॉल्यूशन को काफी डिटेल में देखें। और यह जो टर्नरी सॉल्यूशन है ना, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।